हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स सबसे पहली चीज़ है कि बायोमोलिक्यूल होते क्या हैं, पढ़ने क्यों हैं। ठीक, बायोमोलिक्यूल इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? हमारी बॉडीज़ में क्या चल रहा है, व्हाट ऑल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, कौन से मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, उस सारी की स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ what goes on within the living organism। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़रूरी नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन बींग्स, बट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसको जब हम समझते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, बायोकेमिस्ट्री को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है आपके पास, बायो इनऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक्स। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो यार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही पढ़ के हटे थे, अभी ये बायो ऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक क्या होगी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे सिर्फ बायो ऑर्गेनिक्स के बारे में जानना है। चलिए, छोटा हो गया। ठीक, बायो ऑर्गेनिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड कितनी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। दैट इज़ नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, number 2 is proteins, number 3 that you will study is the nucleic acid। और न्यूक्लिक एसिड में क्या है, ये तो आप सबको जो पता ही है। वी अंडरस्टैंड अबाउट DNA एंड RNA, और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिनके बारे में हमें जानना है। वो अदर मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं बच्चों? दीज आर लिपिड्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक, लेकिन बेसिक फोकस हमारा इन तीन के ऊपर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हेडिंग लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों प्लीज़ नोट साथ साथ बनाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अपने हाथ से जब तक लिखोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट बना कैसे, देखिए, कार्बो एंड देन हाइड्रेट्स। तो आपको पता है एनीथिंग विच इज़ कंटेनिंग कार्बन एंड कंटेनिंग सर्टन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे आर व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये जनरल डेफिनेशन बनाई गई और जनरल फॉर्मूला इसका ये दे दिया गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट, पर ये ज़रूरी तो नहीं कि सभी इसको फॉलो करें, है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो इन फॉर्मूले में फिट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं, CxH2O। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल देख लिया। लेट अस से वी हैव C6H12O6। व्हाट इज़ दिस? वी नो पॉपुलरली इट इज़ ग्लूकोज। यही फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। सो दे आर बेसिकली द आइसोमर्स। ठीक, अगर इसको देखोगे तो ये फॉर्मूला इसमें फॉल करता है C6H2O, यानी 6 मॉलिक्यूल्स। सो ये फॉर्मूला इसमें फिट होता है एंड इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज, लेट अस से वी हैव C12H22O11। बच्चों ये फार्मूला है सुक्रोज का। कुछ फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बिकॉज बहुत पॉपुलर हैं ये। अब वैसे भी आपको याद हो जाएंगे बिकॉज यू विल डू इट सो मेनी टाइम्स। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, मीठा होता है, हमें पता है, शुगर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला आता है, दैट इज़ C2H4O2। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है बच्चों एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। तो इसका क्या आएगा, CH3COOH। अब हमें पता है कि दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट,
दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट. सो इसका मतलब नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला विल बी कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. और दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. एंड द फॉर्मूला इज C6H12O5. अब यहाँ पे इसका नाम है बच्चों रैमनोज. ठीक. रैमनोज इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, यानी इट डू नॉट फॉलो CXH2OY फॉर्मूला, बट इज ए कार्बोहाइड्रेट. इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला दे तो दिया इसके नाम से, बट ये हर जगह एप्लीकेबल हो ये ज़रूरी नहीं. ठीक है. सो व्हाट इज़ द बेटर आंसर टू अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट? व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन? सो बच्चों वो डेफिनेशन क्या है लिखिए. दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as optically active polyhydroxy aldehyde or ketones or compounds which produce such units on hydrolysis. सो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जब आए तो आप लिख के आएंगे कि पहली चीज़ दे शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि मोर देन 1 OH ग्रुप उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, देन एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होना मस्ट है उसमें, या फिर ऐसे कंपाउंड्स हो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हों, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को जो प्रोड्यूस करते हों, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक. पॉज करके नोट कर ले. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों ग्लूकोज की. ग्लूकोज का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप रट जाएगा आप लोगों को. यू हैव डबल बॉन्ड OH, देन 1 2 3 4 एंड 5. यू नो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6. इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा बच्चों. पहला कार्बन जो है वो एल्डिहाइड होगा क्योंकि टर्मिनल ग्रुप होता है. दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. ठीक. पहला एल्डिहाइड होता है और सिक्स्थ कार्बन यानी लास्ट कार्बन पे भी एल्कोहल लगी है. एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल हो गया ना. सेकेंड कार्बन के ऊपर हमेशा राइट हैंड साइड के ऊपर OH मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे H मिलेगा. सेकेंड कार्बन से थर्ड कार्बन पे आओगे तो डायरेक्शन रिवर्स कर दो. ठीक. उसके बाद सबके पास राइट साइड पे OH लगा दो. आप इसको कई तरीके से समझ सकते हो. ठीक है. पहली चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले कार्बन यानी सेकंड कार्बन की पोजीशन को ध्यान रखो. एल्डिहाइड के बाद वाले कार्बन के राइट हैंड साइड पे OH लगाना है. इन केस ऑफ ग्लूकोज यानी कौन सा, डी ग्लूकोज. डी बताता है सिर्फ इतना कि उसके राइट हैंड साइड पे एल्कोहल है. कहाँ पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे. ये नॉमेनक्लेचर का एक टाइप है. वी विल स्टडी अबाउट इट. अभी सिर्फ आप ये समझिए कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की जो हम बात कर रहे हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं. ठीक है. और एक एल्डिहाइड है. सो दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी. वाई वी आर सेइंग ऑप्टिकली एक्टिव, ज़रा ध्यान से देखो इसकी मिरर इमेज बनाते हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं. एंड ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपने बनाना है तो वी कैन कीप दिस हाइड्रोजन एंड लाइक दिस. ठीक है. तो अभी ऑक्सीजन इधर आ जाएगा. तो देखिए OH एंड H, H एंड OH, OH H, OH एंड H. तो ध्यान से देखो ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, राइट. और इसमें ऐसे कौन से कार्बन हैं जो ऑप्टिकली मिरर इमेजेस आपको दे रहे हैं. दे आर कॉल्ड एज कायरल कार्बन. एल्डिहाइड को हम छोड़ के उसके बाद के कार्बन को देखेंगे. दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो देयर आर 4 कायरल कार्बन्स जिनकी वजह से आपको मिरर इमेजेस मिल रही हैं.
ठीक है, वी डू नॉट कंसिडर एल्डिहाइड एंड द लास्ट अल्कोहल एज अ कायरल कार्बन, ओनली दीज 4 कार्बन्स आर गोइंग टू बी कायरल इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब देखो मैं आपको डी और एल का स्ट्रक्चर बताती हूँ। डी एंड एल जो है वो नॉमनक्लेचर के टाइप्स हैं। दिस इज फॉर नॉमनक्लेचर। डी एल एन नॉमनक्लेचर होता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेकेंड लास्ट कार्बन, लुक एट दी सेकेंड लास्ट कार्बन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको हम छोटा नंबर देते हैं। उनके बाद जो लास्ट कार्बन होगा एल्डिहाइड से ऑपोजिट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, देखो लास्ट से सेकेंड, फिफ्थ कार्बन देखना है। सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव OH group on right hand side. This is for D nomenclature, D glucose. Second last carbon should have OH group on left hand side, that will be L form. तो ध्यान से देखो ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप का है लेफ्ट में, सो इसको बोलते हैं L ग्लूकोज। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी से अलग है, ध्यान रखिएगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम से देखते हैं विच इज कनेक्टेड टू कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, या इस कार्बन को देखो, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप और ऊपर नीचे ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल। तो जब इसका मूवमेंट देखेंगे तो ऑक्सीजन से दिस कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन होगा। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूविंग, नॉट द क्लॉकवाइज, तो ये लिवो रोटेटरी बन जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम हाइड्रोजन बेसिकली हमें मोशन देखना होता है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिवो, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी डी एंड एल समझ में आ गया। और या टू सीज सेकेंड लास्ट कार्बन को देखिए, उसका OH कहाँ है, अगर राइट साइड पे है तो वो D है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो L है। दैट्स इट। क्लियर होगी बात? अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड भी तो कायरल होना चाहिए और नीचे वाला अल्कोहल भी तो कायरल होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि कायरल कार्बन जो होता है उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है उसकी? इट शुड बी sp3। ठीक है, फॉर कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इज मस्ट। और दूसरा क्या चाहिए? इट शुड बी एसिमेट्रिकल ब्रांचेस। ठीक, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन यानी एल्डिहाइड को देखते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ये कैसे होगा कायरल कार्बन? sp2 में तो होती ही नहीं कायरलिटी। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले अल्कोहल को ध्यान से देखो, कैन इट बी रिटन एज H, ये ब्रांच लगा देते हैं, HNOH ये लिख सकते हैं। नाउ लुक एट इट, यहाँ पे देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। यहाँ पे OH है और एक मॉलिक्यूल है। दिस कैन नॉट बी बिकॉज इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम है। तो ऐसे केसेस के अंदर दिस इज नॉट सिमेट्री, देर इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल प्लेन आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री दिस इज नॉट गोइंग टू बी कायरल। इसीलिए फर्स्ट और लास्ट कार्बन को हम कायरल नहीं कहते, सिर्फ बीच के 4 कार्बन कायरल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन देखते हैं जो हमें बार बार देखने को मिलनी है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स formed on hydrolysis। ठीक, हमें क्या मिल सकता है? हमें एक मिल सकता है 1 प्रोडक्ट जो आगे हाइड्रोलिसिस ना हो, जिसकी हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकती, सिंगल प्रोडक्ट है, कोई चेंज ही नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है जिसमें 2 बनेंगे, मोनो, चलो यहाँ इसको लिख लेते हैं मोनो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं तो डाई। ठीक, हो सकता है 3 बन जाए, 2 या 2 से ज़्यादा, समवेयर अराउंड 2 to 10 यूनिट्स। 2 प्रोडक्ट बने या 10 प्रोडक्ट बने लगभग, तो इनको हम बोलते हैं डाई, ट्राई, एंड यू कैन गो ऑन टिल डेका। ठीक है,
डाई, ट्राई एंड सो ऑन। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बच्चों ऑलिगो, जब हम 2 से 10 के बीच में है। दिस इज कॉल्ड एज ऑलिगोसैकेराइड। सैकेराइड वर्ड इज फॉर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और एक होता है मोर देन 10 यूनिट्स अगर आपको हाइड्रोलिसिस पे मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। ठीक, एग्जाम्पल्स देखो, मोनोसैकेराइड्स का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यहाँ आप कह सकते हो देर इज नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, मतलब आपको हाइड्रोलिसिस के बाद कुछ भी नहीं मिलता, वही चीज़ रहती है। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रैमनोज, दीज आर दी सिंगल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड्स में हम यूजुअली देखेंगे आपके पास मिलेगा सुक्रोज एंड माल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स में आप देखेंगे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, दीज आर ऑल दी पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो हमें इन्हीं के बारे में ज़्यादा देखना है। और यहाँ भी हम लोग ग्लूकोज फ्रक्टोज को देखेंगे, सुक्रोज माल्टोज को देखेंगे, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज को देखेंगे। दिस आर वेरी कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ज़रा देख लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था क्या था, C6H12O6। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगी। यू कैन नॉट गेट एनी अदर ग्लूकोज। ठीक है, सिमिलरली फ्रक्टोज को देखो, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरली डिफरेंट, दैट्स इट। C6H12O6, इसमें भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस। बट देखिए ज़रा सुक्रोज को देखते हैं। सुक्रोज के पास क्या है, C12H22O11। ठीक है, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं सो ये आपको क्या देगा, इट विल गिव यू 2 यूनिट्स ऑफ C6H12O6 प्लस C6H12O6। सो ध्यान से देखो, 2 यूनिट मिल रही हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट। सिंस यू आर गेटिंग 2 यूनिट्स इट इज अ, सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, सो इसी तरीके से जितनी यूनिट्स मिलती हैं अकॉर्डिंगली वी कैटेगराइज दैम इनटू मोनो, डाई, ट्राई और ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। कौन मीठा है कौन नहीं है, राइट। स्वीटनेस के बेस पे बच्चों इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड एज शुगर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन शुगर। ठीक, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी शुगर्स, यानी जीभ पे रखने पर वे मीठे लगते हैं आपको। ठीक है, डाइसैकेराइड। एंड जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर ऑल नॉन शुगर, उनको मुंह पर जीभ पे रखोगे तो बिल्कुल भी वो मीठे नहीं लगते हैं। यहाँ ध्यान रखना, सैकेराइड वर्ड जो है बेसिकली दैट इज यूज फॉर शुगर। सैकेराइड वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका नाम होता है सेक्रम एंड इट मीन्स शुगर। इसीलिए इनको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। होते तो शुगर हैं लेकिन ये मीठे होते हैं, ये मीठे नहीं होते। ठीक, भले ही इनको पॉलीसैकेराइड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि है तो कार्बोहाइड्रेट, आगे जाके तोड़ के हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज ही देंगे विच आर द शुगर प्रोडक्ट, बट दे आर इटसेल्फ नॉट वेरी स्वीट टू टेस्ट, नॉट स्वीट टू टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं बच्चों, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अगर हम देखते हैं तो देखिए आपके पास 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, करेक्ट। इट कैन बी मैनी मोर। सो हम कह सकते हैं इसको ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स। ठीक, अब
क्योंकि ये शुगर है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज OSE। शुगर को डिनोट करने के लिए हम लोग OSE वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए OSE, ठीक। और हमें पता है दोनों वॉवल सेम नहीं आ सकते, तो टेट्रा के साथ ए हट जाएगा एंड यू विल गेट ओ, टेट्रोज। तो OSE इज़ यूज टू शो शुगर। कहीं भी अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि किसी प्रोडक्ट में शुगर है या नहीं, तो लुक फॉर OSE एंडिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनके नाम पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। यहाँ तक होगी क्लियर आपको? दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से वी नेम दिस एज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड सो मेनी मोर, ठीक। फोर्थ क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे अगर हम देखें तो दो तरीके के मिलते हैं, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक। एंड अकॉर्डिंगली हम उनका नाम दे देते हैं। दिस आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है, ये नाम दिए जाते हैं। और इसके नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने के बाद जब इसका नाम बनता है तो हम क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OC, कीटोन ग्रुप। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए यू हैव 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्डओज, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड वाला शुगर है, इसको हम बोल देते हैं कीटओज, ठीक है। यहाँ देख बात का ध्यान रखना, एल्डओज में एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड हो गया, कीटोज में कीटो का कार्बन इंक्लूड हो गया। नाउ अगर मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल आता है जिसके अंदर टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन विद एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्डो, एल्ड डो, क्योंकि एल्डिहाइड है इसके अंदर, एंड देन कितने कार्बन है? 5 प्लस इसका कार्बन भी था, ठीक है, तो 5 कार्बन प्लस दिस एल्डिहाइड कार्बन इज देयर। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, एल्डिहाइड के लिए एल्डो वर्ड यूज किया जा सकता है, किया जा चुका है, तो इट इज कॉल्ड एज एल्डो पेंटोज। फॉर 6 कार्बन आप क्या लिखेंगे? विद एन एल्डिहाइड ग्रुप यू विल राइट एल्डो हेक्सोज। इसके अंदर पूछा जाएगा कायरल कार्बन कितने, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो ध्यान रखिए पहले और दूसरे को छोड़ के बाकी दे दो, तो 5 में से माइनस करो 2, 3 कायरल, 6 में कितने होंगे? 4 कायरल कार्बन। मान लीजिए आपको कहता है देयर इज अ 6 कार्बन विद कीटोन ग्रुप, शुगर है, उसका क्या नाम लिखेंगे? कीटो हेक्सोस। अगेन कायरल कार्बन कितने होंगे इसके अंदर, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कीटोन इज नॉट द टर्मिनल ग्रुप, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन आपके और भी कम हो जाएंगे। टर्मिनल विल बी हाइड्रोक्सी, बीच में कीटोन आ गया तो माइनस करेंगे 3, तो यू विल हैव 3 कायरल कार्बन्स। खैर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम फर्दर आगे फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। तो यहाँ तक आप पहले पॉज कर लीजिए, लास्ट हम एक और क्लासिफिकेशन करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों यह लास्ट क्वालिफिकेशन इज ऑन द basis of reducing agent। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। आपके पास दो तरह की शुगर्स होती हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। मतलब समझा कुछ? आप किससे रिड्यूस करते हो? हम करते हैं रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट से, फैलिंग रिएजेंट से। टॉलन रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट किसके ऊपर काम करता है? सिर्फ एल्डिहाइड के ऊपर, यानी कि वो किसको रिड्यूस करेगा? करेगा आपका ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड टॉलन रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। सो यहाँ बात हो रही है दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स ग्लूकोज योर carbohydrate can reduce Tollens reagent
एंड फेलिंग्स रिएजेंट। सो ये क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रिड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट कैन रिड्यूस टॉलिन रीजन एंड फेलिंग रीजन। कौन है? एक है नॉन रिड्यूसिंग, एक है रिड्यूसिंग। सो हमें पता चल गया कि रिड्यूसिंग शुगर जो है यूजुअली कौन सी होगी आपकी, वो होगी जिसके अंदर आपका फेलिंग रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा या टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा। और वो कब होगा? जब आपका एल्डिहाइड कीटोन अवेलेबल होगा। यूजुअली एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग और कीटोन जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक, कीटोज आर नॉन रिड्यूसिंग, एल्डिहाइड आर रिड्यूसिंग, एल्डोज आर रिड्यूसिंग, बट it depends on freely available aldehyde group. If aldehyde group is busy, if aldehyde group is busy or occupied, then it will not reduce Tollens reagent and or Fallings reagent. ठीक, such aldose are also non-reducing sugars. For example, you have sucrose. Sucrose is C12H22O11 और इस केस में जो एल्डिहाइड है इट इज़ बिजी इन मेकिंग, एल्डिहाइड ग्रुप जो है इज़ बिजी मेकिंग एसिटाइल, is busy making acetyl group, so is a non-reducing sugar. And we well know कि एसिटाइल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O। अब इस केस के अंदर जब एसिटाइल बन गया तो ये इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक अ कीटोन, राइट, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट वेरियस काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द वेरियस रिएक्शंस। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप enjoying.